लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग को हम लोग अभी मतलब ये लीनियर अलजीब्रा के अंदर में आता है, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस क्या होता है। ओके, तो पहली बात कुछ प्रॉपर्टी से जाते हैं। ये मैं पढ़ा नहीं रहा, ये रिविजन हो रहा है तो उसी स्पीड से होगा। तो पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे आपको पता है ट्रेस होता है, ओके, डिटर्मिनेंट होता है, ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, और इन्वर्स होता है। ये सब कैसे मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करती है? तो ये सब जो एग्जिस्ट करता है ये बस एग्जिस्ट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइन। ये जो भी कॉन्सेप्ट हुआ ट्रेस का, डिटर्मिनेंट का, इन्वर्स का, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रहता है। और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिकली तुम्हारे जैसे ट्रांसपोज, ओके, ट्रांसपोज हो गया, ट्रांजुगेट हो गया, ये सब देखेंगे कि ये सब को कैसे निकालते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये सब जो हो गया ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिसेस, ये डिफाइन होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ओके, ये डिफाइंड होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए, फाइन। तो अब एक मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे? तो अगर आपका मैट्रिक्स ए है तो उसको आप लिखेगा ए आई जे एम क्रॉस एन, जो भी है, ओके, जिसमें आपका जो आई होता है, आपका जो आई होता है, ओके, ये आई, ये आपका हो जाता है बेसिकली रोस, या इसको आप बोल दीजिए एम। और जो आपका जे होता है ये बेसिकली होता है कॉलम्स, या इसको बोल दीजिए एम। तो रोज को कैसे इमेजिन करना, रोज होती हैं ऐसी लेटी हुई और कॉलम्स होती हैं ऐसे खड़ा हुआ वाला। ओके, तो अगर हम ए आई जे एम क्रॉस एन लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे बेसिकली A11, A12, A13, ये जाएगी अप टू A1n। ओके, नीचे भी ऐसी जाएगा A21, A31, अप टू कब तक जाएगी? देखिए कितनी कितनी कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे m कॉलम्स हैं, फाइन। यहाँ पे n कॉलम्स है, सॉरी, और m रोज हैं, तो ये कितनी रोज तक जाएंगी? ये जाएगा आपका ये AM1, फाइन। वैसे ही ये आपका हो गया A22, A23, और आपके नंबर ऑफ जो कॉलम्स बन रहे हैं ऐसे वर्टिकल, ऐसे ऐसे जो आपके कॉलम्स बन रहे हैं, ये आपके बेसिकली बन रहे हैं n कॉलम्स, तो ये जाएगा n तक, 2 ऑफ n। और ऐसे ही यहाँ पे लिख जाएगा AM2, AM3, और ये फाइनली AMN, और इसकी ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n का ऑर्डर है ये, ठीक है। तो और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपको जो एक चीज़ ध्यान में रखना होता है, जैसे जब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना आपके पास, जैसे आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे 2, 3, 4, 5, तो ऐसे मैट्रिक्स के अंदर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते, ये एक पॉइंट है, आप याद रखिए। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते। ओके, अब आपने देख लिया कि एक मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। अब जब इस मैट्रिक्स के अंदर m इज इक्वल्स टू n हो जाता है, तब ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, जहाँ भी m इज इक्वल्स टू n है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो चलिए आपको दिखा भी देते हैं कि एक 4x4 मैट्रिक्स कैसे आप लिखिएगा। तो जैसे आपके पास एक ए आई जे है, ओके, m क्रॉस n, तो ये बेसिकली हो गया आपका ए आई जे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये हो गया आपका 4x4। तो अगर अब आपको मैट्रिक्स लिखना है तो बेसिकली आपका जो मैट्रिक्स लिखाएगा यहाँ पर, ओके, आप जैसे लिख लीजिए A11, A21, A31, A41, ओके सॉरी 41, A12, A13, A14। मैं जानबूझ के थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि ऐसे ग्रास्प करने में आसानी हो। अब बताइए फटाक से, इसके नीचे क्या आएगा? A24, A34, A44। इसके नीचे क्या आएगा? A22,
A32 A42, जो भी रो है उस रो का नंबर पहले लग जाता है। जैसे यहाँ पे जो रो है ये बनेगा A23, ये बनेगा A33, ये बनेगा A43। अब आप देखिए यहाँ पे कोई डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बन रहा। आप डायगोनल बनाने का ट्राई भी करिएगा तो देखिए कैसे बन रहा है। ये यहाँ पे आके ये एलिमेंट डायगोनल में आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल होता है। तो अब उसका कंडीशन भी लिख लेते हैं, मतलब जब मैंने बता दिया है कि क्या होता है डायगोनल कैसे है क्या, तो कंडीशंस भी होता होगा, ठीक है। तो उसकी जो कंडीशन होती है वो है अगर आपका AI इज इक्वल्स टू A ऑफ J, सॉरी मतलब I इज इक्वल्स टू J, ओके। अगर I आपका J के बराबर है तब ये होता है डायगोनल एलिमेंट्स। जहाँ जहाँ आपका I और J बराबर है वो एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका A, अगर मान लीजिए ये एक 3x3 मैट्रिक्स होता, अगर 3x3, तो देखिए A11 में I और J बराबर है, A22 में I और J बराबर है, A33 में I और J बराबर है। लेकिन आप बोल रहे होंगे कि नहीं भैया यहाँ पे तो A44 में बराबर है, बट क्या बोला गया, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है जहाँ पे M इक्वल्स टू N है। यहाँ पे M इक्वल्स टू N नहीं बनेगा, ठीक है। सॉरी ये तो 4x4 था ना, हाँ सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। हाँ तो ये बन रहा है, इसके अंदर मुझे बनाना चाहिए था। हाँ A11 A22 इसमें ये यहाँ पे नहीं आएगा मैट्रिक्स, फाइन, छोटा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है। तो वो आप समझ गए होंगे, थोड़ा एरर हो गया बीच में। हाँ तो जैसे हमारा 4x4 मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, A11 A22 A33 A44, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। हाँ अगर मेरी मैट्रिक्स ऐसे होती, जैसे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए यहाँ पे आपको डायगोनल नहीं बनेगा, देखिए ऐसे यहाँ पे आके रुक गया, डायगोनल्स नहीं बन रहे हैं ना आपके, क्योंकि इस केस में आपका जो M क्रॉस N है वो बराबर नहीं है, M इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू N, ठीक है। तो आपका बराबर नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे डायगोनल नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर जो ये होता है इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो ये हमेशा एक क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है, ये एक रियल वैल्यू आ सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ओके। तो बेसिकली इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ A बिलोंग्स टू R और C, कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें R आपका रियल हो गया, C आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू क्यों नहीं होती है भाई, एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाती है, बट नॉर्मल मैट्रिक्स जहाँ पे M इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू N, इसकी वैल्यू क्यों नहीं आती, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है ना, एक डेफिनेशन होता है जो मैट्रिक्स आपका होता है, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट, it is just an arrangement to show data, that is why no value, okay, that is why no value। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स इज जस्ट अ वे ऑफ अरेंजमेंट, फाइन। अब आपको हो गया कि भैया आपने स्टार्टिंग में ट्रेस के बारे में बताया था, ओके, वेट करिए, मतलब धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। आपने बोला था कि ट्रेस, जैसे ट्रेस ऑफ A क्या होता है आपका, कोई भी मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रेस अगर आपको निकालना है तो उसकी जो फॉर्मूला होती है वो होता है समेशन ऑफ AI वेयर ऑल A बिलोंग्स टू I। भैया क्या लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स, ओके। जो भी सम है डायगोनल एलिमेंट्स का, ठीक है, उसको ट्रेस बोलते हैं। और मैंने क्या बोला था, ये ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ओके, ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, बाकी किसी मैट्रिक्स में नहीं आता है, ओके। अब आपको साइन स्कीम तो अगर पता होगा, फाइन, एक बता ही देते हैं, चलिए। डिटर्मिनेंट को जब एक्सपैंड करना होता है, ओके, जब आपको किसी डिटर्मिनेंट को
एक्सपैंड करना होता है तो आपको एक साइन स्कीम फॉलो करनी होती है. आई नो मेनी पीपल ऑफ लाइक मेनी ऑफ यू नो दिस, बट सिंस वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप हम ये भी बता दे रहे हैं. तो अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है तो आपको पहली वैल्यू को पॉजिटिव लेनी होती है, दूसरे को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. ओके, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है. 3x3 अगर है तो आप पहले को प्लस में खोलिएगा, दूसरे को माइनस में, फिर प्लस में. यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस है ना, इसके नीचे प्लस आ जाएगा. यहाँ प्लस है तो इसके नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है इसके नीचे माइनस, फिर माइनस तो ये प्लस. इस साइन में आपको खोलना. सिमिलरली अगर आपको 4x4 लिखना है, सेम फॉलो करिए, प्लस माइनस इस ऑर्डर में लिख दिए, नीचे भी सेम ऑर्डर, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस. ठीक है, आपको इस ऑर्डर में एक्सपांड करना है. ओके, अब कि भैया ये तो हो गया, मैं किसी मैट्रिक्स का साइन कैसे पता करूं? मतलब कोई भी एक एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, जो आपने अभी लिख दिया, ये तो आपने लिख दिया, ये ऐसे तो आपने लिख दिया, बट अब मान लीजिए मुझे याद नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है करने का. ठीक है, AIJ जो होता है ना आपका, ये होता है -1 पावर I प्लस J. ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट है उसका आपको साइन मिल जाएगा. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला एलिमेंट लिया A11. अब A11 पॉजिटिव है, क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 I प्लस I इज इक्वल टू 1, I प्लस I 1 प्लस 1 2. तो -1 स्क्वायर क्या होता है? -1 स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव का 1. तो एक पॉजिटिव वैल्यू आई तो वो प्लस में खुलेगा. अरे ठीक है भैया, ये तो हो गया, आप हमको नेगेटिव का बताइए. चलिए ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका होता है A1 ऑफ 2. ओके, तो अगर हम सेम फॉर्मूला में डालें तो हम क्या लिखेंगे? -1 पावर में 1 प्लस 2 जो कि 3 है. तो I पावर 3 क्या बनेगा? नेगेटिव आएगा. तो क्या है साइन नेगेटिव? हाँ नेगेटिव है. तो ये एक तरीका हो गया आपको साइन निकालने का. फाइन, ये मैंने बता दिया, शॉर्टकट है. मतलब अगर आपको याद नहीं होता है साइन स्कीम तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो अब देख लेते हैं. आई नो अगेन आपको आता है, बट जो लोग जिन्हें नहीं आता है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा अच्छे से. एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 का. ठीक है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है. जैसे 2 -3 1 -4. अब इसका आपको वैल्यू निकालना है. तो इसको देखिए खोलते कैसे हैं. पहले तो आप करिएगा 2 को मल्टीप्लाई करिएगा -4 से. ओके, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, उसके बाद प्लस माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस. उसके बाद हम करेंगे, आप करिएगा -3. ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1. ठीक है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन में करना है. तो आपको पहले वाले की वैल्यू क्या आएगी? 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका बना -8. प्लस में आपका बनेगा माइनस ऑफ -3. तो आपका फाइनल वैल्यू आपका आएगा, इसको आपको ऐड करना जो कि बना -5. ओके, तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो बेसिकली हो गया ABCD. तो आपको करना क्या है? AD माइनस BC. ये हो गया आपका जर्नल फॉर्म ऑफ एक्सपैंडिंग 2x2 मैट्रिक्स. ओके, ये जनरल फॉर्म हो गया एक्सपैंडिंग 2x2 मैट्रिक्स. चलिए भैया 3x3 का भी बता दीजिए. 3x3 का भी बता देंगे, 4x4 का भी बता देंगे. ठीक है, 4x4 में जैसे अभी ये आप करिएगा तो आपको क्लियर होगा क्या ऑर्डर होता है. जैसा अब हम एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो जैसे हमारा एग्जांपल हम कोई रैंडम मैट्रिक्स ले लेते हैं. जैसे 2 1 -1 -3 1 0 2 2 3. ये अब आपका एक 3x3 मैट्रिक्स है. अब आपको इसको एक्सपैंड करना है तो आपको एक तरीका फॉलो करना पड़ता है. पहले आपने 2x2 सीखा ना, तो आपको क्या करना है? आपको इनको इग्नोर कर देना है. जो यहाँ पे लाइन है ना, इनको इग्नोर करना है और इसको भी इग्नोर करना है.
अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 2 को मल्टीप्लाई करिएगा किससे, 0 2 2 3 इस मैट्रिक्स से। ओके, सिमिलरली अब आपको यहाँ पे जो लाइन बना है ना, अब आपको अब क्या करना है, जो -3 के नीचे का कॉलम है ना, यानी 0 2, उसको इग्नोर करना है और आपको बेसिकली माइनस करना है -3 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 -1 और 3, 1 2 -1 और 3। सिमिलरली अब आपको 1 के ऊपर आना है, इस पार्ट को इग्नोर करना है और इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो वो हो जाएगा बेसिकली आपका 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 0 -1 2 इससे। अब आपको 2x2 मैट्रिक्स की तो तरीका पता ही है, तो अब आप इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, 2 इंटू में -4 माइनस +3, तो इसके अंदर का वैल्यू आपको बन के आएगा 3 इंटू 5 और ये तो 2 -1 इंटू 2 2 2। ओके, तो आपका जो फाइनली कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगा ना मैट्रिक्स का, वो आएगा 9। ओके, आपको फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू 9 आएगा। ये आप कैलकुलेट करके चेक करिए, कैलकुलेशन करके आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसे नहीं लिखना, आप इसको तेज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे, एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं। ओके, एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर होगा। ओके, जैसे 1 2 4 4 5 6 7 8 9, एक नॉर्मल मैट्रिक्स। ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 इंटू 5 इंटू 9 -6 इंटू 8। कैसे लिखा, 1 टाइम्स 5 इंटू 9 -8 इंटू 6 या 6 इंटू 8। अब मैंने कर दिया सबट्रैक्ट, इसको मैंने लिखा 4 इंटू 9 -6 इंटू 7 और मैंने ऐड किया फिर 4 को 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 7। इसके अंदर की वैल्यूज़ क्या बनेगी, 1 5 9 ज़ा 45, 6 8 ज़ा 48। ओके, -2 4 9 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 प्लस 4 4 8 ज़ा 32, 5 7 ज़ा 35। फाइनल वैल्यू को इसको हम ऐड करेंगे तो आपका बन के आएगा -3। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर इस मैट्रिक्स का, ठीक है। अब धीरे धीरे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे मूव करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराते हुए लेके जाएंगे। ओके, आगे आप देखिए, अगर आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आती है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट करके रखिए। अगर आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आती है तब इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपका a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 आता है तो हो गया ये नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में, मतलब ऐसे रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे क्वेश्चंस में घुमाएंगे कैसे, आपको कहीं भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किसी मैट्रिक्स का A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तब जो A होता है ना, ये इन्वर्टिबल होता है। तो ये A इन्वर्टिबल होता है, इसका मतलब आप A इनवर्स कैसे निकालिएगा, एडजॉइंट ऑफ A। मैंने एक वीडियो में पूरा एक स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे, आप पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि A इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A को आपको डिवाइड करना है मैट्रिक्स ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A को हम ये ऑल्सो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, नीचे A आएगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही एडजॉइंट ऑफ A होता है, ठीक है। तो अब क्या नेसेसरी, मैं बोलूंगा उसको भी लिखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज दैट द डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना है तो उसका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर ये चीज़ नीचे 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा ना, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैंने उसका भी अलग वीडियो बनाया है कि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होता है। बट
फाइन, वो नॉलेज बेसिस के लिए आप यहाँ पे इसको भी देख के समझ सकते हैं। तो अब नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो डिफाइंड नहीं होगा, सिंपल। तो मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो नहीं होता, तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आपको कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस मैं दिखाता हूँ और उसको आपको आइडेंटिफाई करना सब देखना आप सीख लीजिएगा कैसे करते हैं। तो अब जैसे लेट अस मेक सम मैट्रिसेस और आप गेस करिए पॉज करके कि वो मैट्रिसेस कैसे हैं। ओके, पॉज करिएगा, गेस करिएगा। तो जैसे एक मैट्रिक्स हम बना लेते हैं 2 0 0 0 -4 4 0 0 4 1 1 0 3 0 2 3। ओके, एक मैट्रिक्स ये हो गया आपका, और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, आपको और भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए। -2 1 2 0 0 0 -1 1 0 0 3 2 0 0 0 1। एक ये हो गया। अच्छा, फिलहाल के लिए ये दोनों गेस करिए। तो ओके, गेस आपने कर लिया। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या कुछ गेस हो रहा है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है पूरा, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, बट ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा ज़ीरो है। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई नीचे का पार्ट में तो वैल्यूज़ हैं, बट ऊपर का पार्ट पूरा ज़ीरो है। कुछ याद आया? ये हो गया यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया एलटीएम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद आया? याद आया? तो यूटीएम या एलटीएम, इनकी वैल्यू कैसे निकलती है? इनका आपको अगर सम निकालना है, मतलब इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? थोड़ा सोचिए, निकालने का ट्राई करिए, सोच पाए। यूटीएम मैट्रिक्स या एलटीएम मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई सा भी ऐसा मैट्रिक्स हो गया, मैं बताऊंगा कि स्केलर और आइडेंटिटी और डायगोनल क्या होता है। इन सारी मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट होती है ना, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 × 4, ठीक है, ये -1 कर लीजिए, 2 × 4 × -1 × 3, तो ये बन के क्या आ रहा है, 4 2 8 8 से 24 -24। तो इसकी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -24। आपको बैठ के एक्सपैंड करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको दिख गया कि कहीं पे एलटीएम है या यूटीएम है या डीएम है या एसएम है या आईएम है, तो वहाँ पे आपको फटाक से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कर देना है, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सिमिलरली एलटीएम का क्या बनेगा, एक ज़ीरो आ गया भाई, ज़ीरो आ गया तो पूरा ज़ीरो हो गया, पूरा ही ज़ीरो हो गया। देखिए कितना तेज़ी से बन गया। कोई बच्चा जिसको ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो फटाक से एक एक स्टेप सॉल्व करेगा, और अगर आप आइडेंटिफाई कर ले तो आप तेज़ से कर दीजिएगा। चलिए ट्रेस भी निकाल लेते हैं इसका। ट्रेस क्या मैंने बोला था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सो 2 + 4 - 1 + 3, जो कि बन के आएगा 8। सिमिलरली इसका -2 3 1, तो इसका बन के आएगा आपका ट्रेस 2। चलिए भैया ये तो हो गया, समझ आ गया। आपने बोला था डायगोनल मैट्रिक्स बताएंगे, स्केलर मैट्रिक्स बताएंगे, बताया तो नहीं आपने अभी तक, कोई नहीं, अभी बता दे रहे। तो आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स पहले बना के दिखा देते हैं। आपको जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं। सिंपल, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल्स में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी दोनों जगह ऊपर नीचे खाली होता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 4 × -1 × 3 × 1 4 3 12। ओके, तो ये बन गया -12। ट्रेस निकालिए भैया, इसका ट्रेस क्या हो गया, ट्रेस हो गया सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स। तो 4 + -1 + 3 + 1, तो कितना बना, 7 बना। भैया आपने तो ये बता दिया, बट स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स बहुत सिंपल होता है। स्केलर और आइडेंटिटी सबसे सिंपल होता है आइडेंटिफाई करना। तो कोई भी सा मैट्रिक्स ले, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 6 6 6, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स
ज़ीरो होंगे। आप क्या देख पा रहे हैं कि सिर्फ जो डायगोनल्स में एलिमेंट है वो एक कॉमन एलिमेंट होंगे, तो ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, तो 6 × 4, ये 6 × 6 × 6 × 6। ट्रेस क्या हो गया, ट्रेस क्या हो गया, 6 + 6 + 6 + 6 12 12 24, तो ट्रेस आपका हो गया 24। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो तो वो तो सबको पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपका 1 1 1, हर जगह 0, यहाँ पे 1 0 0 0 0। जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है। ट्रेस यहाँ पे क्योंकि 3 एलिमेंट हैं, जो ऑर्डर होता है वही ट्रेस होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया इसका ट्रेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि LTM क्या होता है, UTM क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। एक बार क्विकली रिवाइज करा देते हैं। तो जो आपका UTM होता है उसमें नीचे जितने एलिमेंट्स होते हैं, नीचे साइड में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होता है, और इनका 0, ठीक है, एलिमेंट्स, और LTM का ऊपर वाला एलिमेंट 0। तो एक बार याद कर लीजिए, UTM LTM डायगोनल आइडेंटिटी, UTM LTM डायगोनल आइडेंटिटी, प्रोडक्ट of diagonal elements is equals to determinant. Product of diagonal elements are equals to determinant. For which? For UTM, for LTM, for scalar and for identity matrix. तो ये आपने याद कर लिया, वेरी गुड। ओके, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का एग्जाम्पल है। ओके, थोड़ा अच्छा लेवल का एग्जाम्पल है, देखिए आपको सॉल्व करिए, अच्छा लगेगा सॉल्व करके। तो क्वेश्चन है कुछ कि अल्फ़ा का वैल्यू है 2πi/5। ओके, और आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिए ठीक है। आपका जो m का वैल्यू है, जो आपका m का वैल्यू है, ये 5x5 मैट्रिक्स है, ठीक है, बड़ा मैट्रिक्स है आपका। तो 5x5 मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 0 0 0 0, 4 0, अल्फ़ा 0 0 0, चलो यहाँ पावर बढ़ा देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा पावर 4, अल्फ़ा स्क्वायर 0 0, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा पावर 4, अल्फ़ा पावर 4, अल्फ़ा पावर 4, अल्फ़ा पावर 4, अल्फ़ा क्यूब 0। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, थोड़ा देर ऑब्जर्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन है, आपको बताना है 1 + m² की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, ये आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। थोड़ा सोचो, जो हमने पढ़ा है उसी में से आया है कि कहीं और से आ गया, थोड़ा सोचो। बट इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको नोट लगा के लिख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वो नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पे एक देख पा रहे हैं कि नीचे के सारे एलिमेंट भाई 0 बन रहे हैं। जो इधर के एलिमेंट है ऊपर साइड के, ऐसे देख लीजिए एक बार, ऐसे जो ऊपर साइड के एलिमेंट है ये तो भाई नंबर है, नीचे का एलिमेंट 0 है। तो क्या ये एक UTM है? हाँ भैया, UTM तो है, ये UTM तो है। तो अगर UTM है, अगर ये UTM है तो ट्रेस का वैल्यू क्या हुआ? अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ I = 5। ओके, ट्रेस ऑफ I = 5, ये तो मतलब कॉमन चीज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इतना तो पता ही होता है। लिखना, इसे मैंने लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, बट फाइन। तो आप चलिए निकालिए ट्रेस ऑफ M। पहले तो उसका आप ट्रेस निकाल लीजिए M का। भैया M का ट्रेस कैसे निकालते थे? अरे भाई प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गया, 1 + अल्फ़ा + अल्फ़ा स्क्वायर + अल्फ़ा क्यूब + अल्फ़ा पावर 4, 5 एलिमेंट। हाँ ओके, ठीक है, ये तो चलिए फाइन, थोड़ा समझ आ रहा है। बट मुझे तो पूछ रहा है 1 + m + m²। ट्रेस ऑफ m² क्या हुआ? ट्रेस ऑफ m² क्या हुआ? सोचो कैसे निकालेंगे? मतलब भैया मुझे ये 5x5 मैट्रिक्स को एक और बार मल्टीप्लाई करना है, m × m। ये तो बड़ा टीडियस प्रोसेस है। टीडियस तो है, यही तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, अल्फ़ा। इस पे किसी का ध्यान जा रहा है कि नहीं?
अल्फा इज इक्वल टू 2πi/5, इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। इस पे कोई बच्चा ध्यान दिया कि नहीं, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है ये। तो इसका मतलब हुआ क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पता है सबको कि वो भी नहीं पता है, अच्छा नहीं पता है तो बता देते हैं। देखिए ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ये इसकी वैल्यू होती है e⁻²πi/3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे आपका होता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, और ये याद कर लीजिए, रिवीजन है तो अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आप याद करके रख लिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो अब हमारे केस में क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा की वैल्यू 2πi/5 है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्यूब रूट के लिए, तो अगर 2πi/5 होगा, देखिए रिवीजन सीरीज है तो हम फटाक कर रहे हैं, अगर 2πi/5 है यानी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो चलिए अल्फ़ा दिया है ना, तो इसका मतलब होगा कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा पावर 4, ये 0 बनेगा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ एम आपका 0 आएगा, फाइन, ट्रेस ऑफ एम आपका 0 बनेगा। इसका आपको इसका ट्रेस निकालना था बेसिकली, ओके, इसका आपको ट्रेस निकालना था, क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसका आपको ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर ट्रेस ऑफ m की वैल्यू बन रही है 0, ओके, तो ट्रेस ऑफ m स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, तो क्या मैं ट्रेस ऑफ m स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा पावर 6 प्लस अल्फ़ा पावर 8, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो स्क्वायर हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी है कि बाकी सारा एलिमेंट छोड़ो, डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर हो जाते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा क्यूब, जहाँ पे मैंने अल्फ़ा पावर 5 को 1 डाल दिया, ठीक है, अल्फ़ा क्यूब को मैंने 1 डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मैंने डाल दिया अपने मर्जी से, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, सेम फॉर्मेट में आ जाएगा जो यहाँ पे, ठीक है। आपको पहली बार में नहीं समझ आएगा, जो बच्चे इस एग्जाम्पल को दोबारा देख रहे हैं इनको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं जान रहा हूँ थोड़ा तेज है, थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा किसी को पहली बार में जो देख रहा है उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, बट आप इतना याद रखिए, जो ये होता है ना ओमेगा 2πi/3, इसमें इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये नोट करके लगा लीजिए, ये याद होना चाहिए। यहाँ 2πi/3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये बढ़ते जाएगा, उसके हिसाब से अब 0 बनेगा। इन्वर्स मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में कवर किया था, एकदम डिटेल में, छोटी सी वीडियो आप जाके देख लीजिए, इन्वर्स एकदम डिटेल में मैंने वहाँ बता दिया था कि कैसे निकालते हैं। वो करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो वो आप एक बार देख लीजिए कि भाई इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में चेकआउट कर लीजिए, जिनको आता है फाइन, ठीक है। अब दूसरा जो चीज़ है, इसके बाद वाला टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है, इसके बाद ही हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और रिवीजन सीरीज़ को पार्ट 1 को ख़त्म करेंगे, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है और ट्रांजुगेट क्या होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स को जब आप लिखते हैं तो आप Aij m×n करके लिखते हैं। तो जो इसमें ट्रांसपोज होता है, मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाए। ट्रांसपोज ऑफ ए या AT, ये बेसिकली होता है AJi n×m, ठीक है, AJi n×m। एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं और जो आपकी रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। कॉन्जुगेट जो होते हैं, आपका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट इसको आप डिनोट करते हैं A बार से, और ये आपका हो गया Aij बार m×n। ट्रांजुगेट ऑफ ए या A थीटा,
ये बेसिकली होता है आपका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट साथ में। तो आप कह सकते हैं ए ट्रांसपोज बार, या फिर आप कह सकते हैं ए बार और उसका ट्रांसपोज। तो ये बेसिकली आपका बन के आता है ए जे आई बार एन क्रॉस एम। भैया ये आपने लिख तो दिया, बट तो एग्जाम्पल दे दे तो अच्छा होता ना, क्यों नहीं देंगे ना, ज़रूर देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स लिया है 2x3 का, ठीक है, 2 4 माइनस आई 7i 3 + 2i 0 -5, और ये है 2x3 का मैट्रिक्स। फाइन। तो अब अगर आपको देखना है कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए बार आपका होगा कॉन्जुगेट, 2 का कॉन्जुगेट 2 होगा, आयोटा की जगह प्लस आयोटा हो जाएगा, तो 4 + आयोटा 7 - आयोटा 3 प्लस नहीं सॉरी 3 - 2 आयोटा 0 और -5, तो -5 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x3। ए ट्रांसपोज इंटरचेंज आपको खाली करना है, तो 3x2 बन जाएगा 2x3। तो बेसिकली आ जाएगा 2 4 - i 7i 3 + 2i 0 -5, और ये बन गया आपका 3x2 मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट क्या होता है? ये होता है ए थीटा। तो ये बेसिकली आपका हो गया था बोथ कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। तो आपने ट्रांसपोज निकाल लिया तो उसका कॉन्जुगेट कर दीजिए। तो भाई ट्रांसपोज आपका है 2 4 - i है, तो यहाँ +i -7i या 3 - 2i 0 -3, और ये आपका हो गया ये। या फिर आप इसका भी ट्रांसपोज अगर ले लीजिएगा ना, इसका भी अगर आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो सेम आएगा। ठीक है, सेम चीज़ आएगा आपको। तो कॉन्जुगेट का चलिए बता देते, कोई कोई बच्चों को डाउट होता है कि भाई कॉन्जुगेट होता कैसे है। तो जैसे z = x + iy दिया है, ठीक है, तो आपका जो z बार होता है ना, वो होता है x - iy, और आपका जो चलिए ठीक है, हाँ ये x बार आए, तो आपको क्या करना है बेसिकली i को ना माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस कर देना होता है। फाइन फाइन फाइन। तो अब कुछ लॉस वगैरह हैं, छोटे मोटे लॉस, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे अपना टाइप ऑफ मैट्रिक्स। थोड़े लॉस हैं, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम अपना ये पार्ट 1 को समाप्त करेंगे। आई थिंक और एक 15-20 मिनट चलेगा लेक्चर, तो भी देख लेते हैं। तो चलिए, लॉ है बेसिकली रिवर्सल लॉ, ठीक है, रिवर्सल लॉ। तो कुछ सारे लॉस हैं, ये आप देख लीजिए। सॉरी आई थिंक पॉज हो गया था, काम आ गया था। एनीवेज, तो रिवर्सल लॉ जो आपका होता है, ये बेसिकली आपका, जैसे मान लीजिए आपको 3 मैट्रिसेस दिए हैं ए बी सी, और इसका ट्रांसपोज आपको करना है। तो ये बेसिकली इक्वल होता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इस सेंस में आप लिख सकते हैं। या जैसे आपको दिया है ए बी सी और इसका ट्रांजुगेट करना है, तो ये बेसिकली सी ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट के बराबर होता है। सिमिलरली अगर ए बी सी और इसका इन्वर्स दिया है, ओके, तो ये सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। फाइन। तो अब जैसे अगर आपने किया है ए बी इन्वर्स, तो ये बेसिकली इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, ओके। तो ये वाला चीज़ आई थिंक क्लियर होगा। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन जैसा टाइप सब समझ सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? ए एम क्रॉस एन अगर आप कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स है जो कि बी एन क्रॉस पी, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, this must be equals to number of rows in second मैट्रिक्स। as simple as that। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप प्लीज़ एक बार सीख लीजिए उसको,
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बेसिक्स है बट आपको आना चाहिए। हम एनीवेज एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आपको ओके क्लियर हो जाएगा। और 2-4 प्रॉपर्टीज़ है, 2-4 स्टेटमेंट्स हैं जो अगेन आपको आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा। और कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ओके, जैसे अगर आपको a प्लस बी करना है या फिर a माइनस बी करना है, ठीक है, तो इसको करने के लिए आपकी जो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है ये सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है, ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए। और जैसे अगर आपको करना है a बाई बी, सोचिए 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 सोचिए, ये करना मतलब पॉसिबल है कि नहीं? सोच लिया, ये करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन इन मैट्रिक्स थियोरी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन इन मैट्रिक्स थियोरी इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, ये तो हो गया आपका। और डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक छोटा सा है, कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए इन जनरल, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल। कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कभी कभी नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल भी इस पर कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स है। और आपको एक और मैट्रिक्स दिया है, ओके, A0 0 B, ओके। और कह रहे हैं ये कि किस कंडीशन में, आखिर वो क्या कंडीशन होगी जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो। मतलब ऐसे मान लीजिए ये है A और ये है B, तो ऐसा क्या कंडीशन होगा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी इस क्वेश्चन में। अगेन मैं बोल रहा हूँ सब में अप्लाई नहीं होता, इस क्वेश्चन के अंदर है बस ये स्पेशल कंडीशन। तो पहले तो भाई आप निकाल लीजिए ए बी क्या है, ठीक है, पहले तो आप सॉल्व करिए कि ए डॉट बी क्या है, ठीक है। तो ए है आपका कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, ये आपका हो गया मैट्रिक्स। और आपका बी मैट्रिक्स क्या है? आपका बी मैट्रिक्स है A0 0 B, एंड व्हेन यू डू द मल्टीप्लिकेशन, आप क्या करिएगा, आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप पहले करिएगा A cos थीटा, ठीक है, A cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू 0, ठीक है। सिमिलरली आप अगले रो के लिए करिएगा, ओके, आप करिएगा 0 इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस बी इंटू या माइनस साइन इंटू साइन थीटा। सिमिलरली आप नीचे के लिए करिएगा, ओके, सिमिलरली आप नीचे के लिए करिएगा साइन थीटा इंटू ए, तो ये आपका आ जाएगा ए साइन थीटा, 0 है तो चला जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये हो गया बी कॉस थीटा। तो फाइनली आपका जो मैट्रिक्स बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो बनेगा आपका क्या, ए ऑफ cos थीटा माइनस बी ऑफ साइन थीटा, ए ऑफ साइन थीटा बी ऑफ cos थीटा, ओके फाइन। चलिए अब b इंटू ए निकालते हैं। अब b इंटू ए निकालेंगे तो ये क्या आएगा, A0 0 B और cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको आएगी ए साइन थीटा, ओके, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, और ये बनेगी बी साइन थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये बोल रहे हैं ना कि कम्यूटेटिव है, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए।
इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई a sin थीटा ये cos b sin थीटा बराबर है। तो हाँ भाई लिख सकते हैं a sin थीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, sin थीटा काट देंगे और बोल देंगे a इज इक्वल्स टू b। ये गलत है, रॉन्ग अप्रोच। ये वन ऑफ द आंसर है, ये वन ऑफ द आंसर है, फुल सोल्यूशन नहीं है। फुल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, a sin थीटा b sin थीटा दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, a sin थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, a माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल्स टू b। ये हो गया सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2 इज sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। बच्चा sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब कब होता है, जब जब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। मतलब फाइनल आंसर आपका आ गया कि ये a b इज इक्वल्स टू b a when a is equal to b and theta is equals to n pi where n belongs to integer। ये आपका पूरा सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका पूरा सोल्यूशन है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है तो एक और क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करिए। इसका भी मैं रॉन्ग अप्रोच बताऊंगा, सही अप्रोच बताऊंगा दोनों। अब जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है ए बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, जहाँ पे ए एंड बी ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो आपको बताना, और सेम ऑर्डर है, कीप इन माइंड सेम ऑर्डर है दोनों। तो आपको बताना है कि b का वैल्यू क्या हुआ। ओके, b का वैल्यू क्या हुआ यही आपको बताना है, ठीक है। तो अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी दिया हुआ है तो करेंगे क्या कि भाई चलो b इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यह हो गया सी ए इनवर्स। ये गलत है, ये पूरा का पूरा गलत अप्रोच है, ऐसे नहीं करना। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैंने ऊपर क्या बताया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब होता है कि ए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप थ्योरेटिकल पेपर में लिख रहे हैं तो ये लिखिएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगर ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए बी और सी, अगर हम इस पे दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो करिए, तो ए इनवर्स इनटू में ए बी और यहाँ ए इनवर्स इनटू में सी। क्या आपको कुछ दिखते हुए दिख रहा है, ए इनवर्स इनटू ए बी, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ? हाँ भैया हुआ, ये तो एक प्रॉपर्टी है ना। और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेम थिंग। सो बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ सी, ना कि सी इंटू ए इनवर्स। तो ये आपका है सही आंसर, ठीक है। एक लिख लीजिएगा पॉइंट कि अगर ए बी, एक नोट लगा के लिख लीजिए, अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए और अगर ये आई के बराबर है तो ए इनवर्स जो होता है वो आपका बी होता है और जो बी इनवर्स होता है वो आपका ए होता है, ठीक है। ओके, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये आप लिख के रख लीजिए, ये आपको मतलब ध्यान में रखिए तो सही रहेगा। और अगर आपको ये समझ गया तो इस पर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, इस पर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला पन्ने पे करते हैं। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है बट शायद लोग ट्रिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, अच्छा बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई एंड एफ एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू है g, तो f की वैल्यू क्या हुई बताओ, ठीक है। अगर e और f एग्जिस्ट करता है तो g की वैल्यू f की वैल्यू क्या है? g यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बताओ क्या होगा। सोचो सोचो सोचो, इसमें क्वेश्चंस में ये भी दे सकते हैं, e भी दे सकते हैं, f भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब सोचो, अच्छा भैया आप कह रहे हैं कि e और f का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है जो कि g है और वो है i, तो इसका मतलब e इंटू एफ आई हुआ। अभी हमने देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर i आ रहा है
any matrix multiplied by the inverse of itself gives I। मतलब क्या f ही ई इनवर्स है? क्या हमारे यदुवंशी ही ज्यूस थे? नहीं, आपका जो f है वो ई इनवर्स है, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर e इंटू ई इनवर्स करेंगे तभी आई आएगा, तो आई क्या हो गया? f हो गया, सिंपल। अब चलिए एक और नया टॉपिक पे चलते हैं, जिसका मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब पता ही होना चाहिए, पूरा एक रिकैप की तरह समझ लीजिए। इसको हम देते हैं, ये है आपका टॉपिक फाइनली, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस का टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्निशियन, स्क्यू हर्निशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, नीलपोटेंट, आइडमपोटेंट, इनवॉलेटरी, यूटीएम, एलटीएम, डायगोनल, सिंगुलर, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन सब कुछ याद कैसे करें? कोई नहीं, अभी बता देते हैं, अभी याद हो जाएगा एकदम, फटाक लिखते हैं। पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक, दूसरा मैट्रिक्स आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू मैट्रिक्स, तीसरा आपका हो गया हर्मिशियन, तीसरा आपका है स्क्यू हर्मिशियन। ओके, स्क्यू हर्मिशियन। चौथा आपका है ऑर्थोगोनल, पांचवा आपका है यूनिटरी। ओके, छठा आपका है नीलपोटेंट। उसके बाद सातवां आपका है आइडमपोटेंट। एट्थ आपका है इनवॉल्यूटरी, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए। ठीक है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल चाहिए तो हम दे देते हैं, सबका नहीं दे पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो दे देंगे, जो आसान है वो नहीं देंगे। ओके, जैसे एक ये एग्जाम्पल हो गया, इसका आप रिवर्स करिए। ठीक है, मतलब रिवर्स भी करने की ज़रूरत नहीं, आप ये देख लीजिए ना, 2 0 1 के नीचे -3 4 4 5 5 सब एलिमेंट सेम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइन, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है भाई? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। हर्मिशियन क्या होता है? ए थीटा इज इक्वल्स टू ए। थीटा क्या बोले थे? ट्रांजुगेट। ए थीटा इज नेगेटिव, ए थीटा इज ए। स्क्यू हर्निशियन में, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? नेगेटिव, तो स्क्यू हर्निशियन में क्या होगा? सही पकड़े, माइनस नेगेटिव। ऑर्थोगोनल में क्या होगा? ऑर्थोगोनल में होता है कि भाई ए इंटू टी, ये बनेगा आपका आई। ठीक है, ए इंटू टी आपका बनेगा आई, ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स होता है आपका कि ए इंटू ए ट्रांजुगेट, ये आई होगा। नीलपोटेंट होता है अगर इफ a पावर k इज इक्वल टू 0, देन, इसका हम एग्जाम्पल पे ध्यान, देन a इज कॉल्ड नीलपोटेंट। हाँ ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या? नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ पावर k वेयर k इज लीस्ट पॉजिटिव। ओके, ये हो गया आपका नीलपोटेंट मतलब क्या? If a matrix where a power k is equals to 0, then A is called nilpotent of power k where k is least positive. Idempotent क्या होता है? A square equals to A। ठीक है, involuntary क्या होता है? A square equals to I। भाई आपने बता तो दिया, थोड़ा एग्जाम्पल दो, थोड़ा समझाओ, थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं तो मान लीजिए, अरे यार ठीक है, ओ हाईलाइट कर रहा है, बढ़िया। ठीक है, ओके, फाइनली चलिए इसको यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है कि भाई एक मैट्रिक्स है Q, जो कि है भाई 3/7, 6/7, 2/7, 2/7,
ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6/7, 6/7, 2/7, मतलब 90s में आया होगा। 3/7। और यहाँ पे एक बोल दे रहा है कि भाई ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो भाई आप हमको बताइए निकाल के ए इनवर्स। अब आप शॉर्टकट में देख के सोचो ओ यस यस शॉर्टकट हमें पता है, हम शॉर्टकट से निकाल लेंगे, बट ठीक है इसमें एक और शॉर्टकट है, क्योंकि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऊपर जाके थोड़ा देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन में जो देखे थे, अगर सेम चीज़ यहाँ पे डाल दिया, मतलब कि भाई ए ट्रांसपोज कुछ नहीं, ए इन्वर्स ही तो है कि नहीं। अरे तभी तो मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है, ठीक है, तभी तो मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है, नहीं तो क्यों आई आता, बताओ, नहीं आता ना। आई होप क्लियर है ये पॉइंट। तो अब हमको क्यू अच्छा नहीं लग रहा है देख के, हम क्यू को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल पे लिख लेते हैं। क्यू को हम लिख लेते हैं 1/7 कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, इसको लिख देते हैं 3 2 6 -6 3 2 2 6 3 -3। ओके, तो ए इन्वर्स निकाला है, यानी क्यू इन्वर्स निकाला है, तो क्यू इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज। तो क्यू इन्वर्स इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/7 टाइम्स ऑफ, ट्रांसपोज निकालना आता है कि नहीं आता है, 3 2 6 नीचे पड़ जाएगा, 3 2 6, ठीक है, -6 3 2 2 6 3, ये हो गया आपका आंसर, सॉल्व। ठीक, सॉल्व, फटाक से सॉल्व हो गया। अब जिस बच्चे को नहीं पता, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि भाई ये तो ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है यहाँ पे, वो बच्चा क्या करेगा, वो करेगा ए इनवर्स निकालेगा बैठ के, नहीं, ए इनवर्स निकालेगा, एडजॉइंट ऑफ ए करेगा, डिवाइड करेगा, डिटर्मिनेंट्स, लंबा प्रोसेस करेगा। और वैसे एक और चीज़ है, इस चीज़ पॉइंट है, इसको भी एग्जाम्स में पूछ सकता है, इसलिए नोट करके लिख लीजिए। आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, सेम चीज़ है, इसका मतलब आई इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आई इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, ये तो कॉमन चीज़ है, मतलब पता ही होगा ये वाला, बट ठीक है फिर भी। अच्छा, हम एक चीज़ बताए थे, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट होता है, याद है? इसके बारे में थोड़ा देर पहले बताया था लेक्चर में, इससे ही थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। ओके, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम क्वेश्चन दें, क्वेश्चन है बस आप प्रूफ करिएगा, आपके लिए क्वेश्चन, इसमें हम बता देते हैं वैसे। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया, ए इज इक्वल टू 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ओके, और आपको बेसिकली प्रूफ करके बताना है कि ए इंटू ए थीटा ये आई के बराबर होता है, ये आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है। ए इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू आई, ये प्रूफ करके बताइए। जिनको नहीं पता, जिनसे नहीं हो रहा है, उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं, ट्रांजुगेट का मतलब क्या मैंने बोला था, ये होता है कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। तो अगर हम ये करें कि भाई हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/√3, तो ये 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सेम आ गया, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसका अगर हमको कॉन्जुगेट करना है, तो ये बेसिकली 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा बार स्क्वायर ओमेगा बार। भैया ओमेगा बार ये क्या है, तो पहली बार देख रहे हैं, बार आए क्या हुआ ये, तो देखिए एक नोट लगा के लिख लीजिए, ऊपर मेरे से मिस हो गया होगा या किसी बच्चों को नहीं पता होगा, जो आपका ओमेगा होता है ना, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/2 प्लस I√3/2, ठीक है। ओमेगा बार इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, कैसे, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ ओमेगा स्क्वायर करें
तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, निकालो, 1/2 माइनस आई √3/2, मतलब ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर के ही इक्वल है, और ओमेगा बार स्क्वायर ये ओमेगा के बराबर है, ओमेगा क्यूब तो आपका 1 आ जाएगा। ये चीज़ें अगर नहीं समझ आई तो याद कर लो, क्योंकि इसीलिए ये वाला जो बात है ना हम सोचे बता देते हैं, इसलिए ये चीज़ 0 आता है, इसीलिए ये चीज़ 0 आता है। देखो ना ये उल्टा साइन बन जाएगा, तो अगर सॉल्व करके देखना समझ आ जाएगा। लेक्चर लंबा हो गया है, ठीक है, तो एक बार सॉल्व करके देखिएगा तो आपको समझ आएगा। फाइन, बाकी आप प्रूफ कर लीजिए कि ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, ये प्रूफ करिएगा आप, a × a थीटा इक्वल्स आई, ये सॉल्व करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे है। मतलब इससे हो जाएगा, वैसे हम बता चुके ही हैं। चलिए a थीटा भी लिख ही देते हैं, a थीटा भी लिख ही देते हैं। तो a थीटा जो आपका बेसिकली बनेगा ना 1 1 1, ओमेगा बार की जगह ओमेगा स्क्वायर लगेगा, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये बाहर में 1/√3 लगा रहेगा। तो ये तो आपका आ गया a थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपको i आएगा, ठीक है। ओके, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ये तो भाई बताना पड़ेगा, ये बिना बताए क्लियर नहीं होता है। ओके, नील पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए a है 2 4 -1 -2, तो a की वैल्यू बताओ भाई, सॉरी k की वैल्यू, a नहीं, k की वैल्यू बताओ। क्या मतलब भैया, हमको ये बताओ कब 1 के पावर 0 कब होगा, कौन सा k का वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा। तो चलो पहले स्क्वायर करके देखते हैं, a स्क्वायर करते हैं, 2 - 1 4 -2 2 - 1 4 -2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, ठीक है, ये 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो फाइनली ये मैट्रिक्स अगर आप सॉल्व करिए तो आपका आएगा 0 0 0 0, ठीक है। ये सॉल्व करके देखिए 0 0 0 बनेगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई a स्क्वायर 0 है, तो इसको आप बोलिएगा a इज नील पोटेंट, a इज नील पोटेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है, k = 2। ये आपकी वैल्यू आ गई, सिंपल क्लियर। बस अब लेक्चर ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। एक दो और छोटी छोटी थ्योरीज लेफ्ट हैं पार्ट 1 के लिए, वो भी हम बता ही दे रहे हैं, फिर रैप अप कर लेते हैं हम लोग लेक्चर को। ओके, ठीक है। तो ए इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। ए m क्रॉस m कब स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, सच दैट a इज स्क्यू सिमेट्रिक कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a यह तो 0 है। ये कब 0 बनता है, जब m जो होता है ना ये ऑड होता है। ये सब बताने का प्रॉपर्टी का तरीका है ताकि सॉल्व करते समय फास्ट हो। परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब जो आपकी m की वैल्यू है ना वो इवन हो। भैया समझ नहीं आया, एग्जांपल दिखाओ, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। एक और कंडीशन होता है समीशन aij = 0। ये दो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आपका 3x3 मैट्रिक्स है, 0 -2 1 2 0 4 -1 -4 0। ओके, अब ये आपका 3x3 मैट्रिक्स पे हम बता रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑड में आता है। अब आप अगर इसमें सम ऑफ मैट्रिक्स करिए, ये है क्या भैया, ये क्या बोल दिया आप, ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। 0 + 0 + 0 0, तो भाई eij ये 0 आ गया। ओके, अब 0 आया तो भाई मैट्रिक्स का इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये भी 0 आएगा। करके देखना है, एक बार देख लीजिए। पहला टर्म 0 है तो 0 के अंदर जो मल्टीप्लाई है 0 -+2, तो ये बनेगा 2 × 0 -4 +1 +1 0 -4 2 8 -8, तो +8 -8 0।
फाइनली आंसर 0 है, क्योंकि बता रहा है यहाँ पे कि अगर भाई डिटर्मिनेंट ऑड नंबर का पावर पे है और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब उसके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। चलिए एक और देख लेते हैं। 2x2 में इवन 0 3 3 0, ये 2x2 है, इवन पावर है तो बोला भाई परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा डिटर्मिनेंट पक्का। तो इसका देख लीजिए EAIJ, ये क्या बन रहा है, ये 0 और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो 0 है। मैट्रिक्स खोलिए, 0 इंटू 0 माइनस माइनस इंटू 3 माइनस, ये आ गया 9, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे होता है। आगे है आपका, ठीक है, आगे आपका हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, फिर इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हर्मिशियन का भी, ताकि हर्मिशियन भी क्लियर हो जाए। अगर बोल रहा है इफ़ ए इज़ हर्मिशियन, if A is Hermitian matrix, then IA will be what? तो बोल रहा अगर A हर्मिशियन है तो IA क्या होगा। तो अगर हर्मिशियन है तो हर्मिशियन की कंडीशन क्या हमने बताई थी। हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है कि A थीटा विल बी इक्वल्स टू A। हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है कि भाई A थीटा विल बी इक्वल्स टू A, मतलब IA थीटा विल बी इक्वल टू I थीटा A थीटा। रिवर्सल लॉ के हिसाब से आई ए थीटा विल बी आई थीटा ए थीटा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आगे, आई थीटा है और ए थीटा है, तो आई ए थीटा तो ए के बराबर है, और आई थीटा मतलब कि आई का मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, और ये तो ए है। यही बताया था ना कि मैंने कि भाई ए थीटा क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं या कॉन्जुगेट करते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो अब आई मैट्रिक्स है, ठीक है, आई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करिए या कॉन्जुगेट करिए, रहेगा तो आई मैट्रिक्स। ठीक है, रहेगा तो आई मैट्रिक्स, तो आपको बेसिकली ये आ जाएगा आई ए थीटा का वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको जो है वो आएगी माइनस आई ए। मतलब ये कुछ मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स, मान लीजिए ये हो गया बी थीटा, ये आ गया माइनस बी, तो क्या ये स्क्यू हर्मिशियन हुआ। यही तो कंडीशन बताए थे ना, यही तो कंडीशन था हमारा स्क्यू हर्मिशियन का। ए थीटा विल बी नेगेटिव ऑफ ए माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी तो वही आ रहा है ना। एक मैट्रिक्स है आई ए थीटा, ये उसके नेगेटिव का रहा है तो स्क्यू हर्मिशियन हुआ, तो मतलब आपका आई ए एक स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए हर्मिशियन हुआ तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन हुआ। ठीक है, इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग आइगन वगैरह सब देखेंगे, वेक्टर वगैरह देखेंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।